Welcome, my dear students. So, today's topic is our RBI. तो RBI है क्या, सबको पता होगा RBI है. जनरली क्या रोल होता है RBI का, तो RBI वी कैन टिपिकली से इट्स लाइक बैंक, एक तरह का सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का. RBI इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. ये है सेंट्रल बैंक है. और क्या क्या करता है RBI, काम क्या करता है बताओ, क्या क्या काम करता है. यस, पहला क्या करता है, एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ठीक है. रेगुलेट क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम को. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या करता है, यस, मैनेजिंग करेंसी. और यस, इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. तो ये हमने देख लिया कि आरबीआई क्या क्या काम कर रहा है. ठीक है. अब ये हमारे लिए एग्ज़ाम में इतना रिलेवेंट क्यों है और क्यों हमने ये पढ़ना है. तो बेसिकली आरबीआई क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का मॉडल है इसका अपना. और इस मॉडल से रिलेटेड हमारे पीवाईक्यू अगर हम प्रेफर करते हैं तो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, स्पेशली इन द मेंस. तो आरबीआई हमने कब सेटअप किया से लेके किस तरह से इसको हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, इसका अर्लियर नेम क्या था, तो हम ये सारा देखते हैं. तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये बेसिकली कब बनता है, इस्टेब्लिश होता है कब, April 1, 1935. तो इस टाइम तक इंडिया आज़ाद नहीं था. ठीक है. April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. किस तरह, और ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. फिर हम क्या देखेंगे, सेंट्रल ऑफिस है ये किसका, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली इस्टेब्लिश कहाँ पे, कलकत्ता स्टार्ट हुआ था एंड बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड. तो हमने ये देखा कि ये बेसिकली April 1 को 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था. और किसके रिकमेंडेशन पे, यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, रिकमेंडेशन किसकी, हिल्टन यंग कमीशन. कौन सी कमीशन थी ये, हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. तो यहाँ पे द आरबीआई प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बेसिकली इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मैनेजिंग कंट्रीज करेंसी, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. क्या करेंसी करती, करेंसी को मैनेज करती है, प्लस क्रेडिट फैसिलिटी एंड ऑल उसको मैनेज करती है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो आरबीआई रेगुलेट करती है द इशू लाइक सप्लाई ऑफ द इंडियन करेंसी, मैनेज द country's monetary policy to ensure किसके लिए, to financial stability and the economic growth. And it also plays a very important role in controlling inflation, ensuring जहाँ पे smooth functioning of financial system and promoting digital payment. अभी हम करंट में बात करें, डिजिटल पेमेंट चल रहा है, पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया. ये नहीं कि पर्टिकुलरली दिस एरिया, अक्रॉस इंडिया. तो ये हमने ये देखा कि थ्रू द, यहाँ भी देखते हैं हम इसको, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं. दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन था, सिंस नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है इन 1949 में, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से. ठीक है. और इसका सेंटर ऑफिस, ठीक है, ये भी देख लिया. अब इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मतलब बेसिकली इसमें क्या क्या है, रेगुलेट क्या क्या करते हैं वो हमने देख लिया. अब इसकी हिस्ट्री में दे जाते हैं, पहले प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद तो दोनों ही, और फिर लेटर डेवलपमेंट क्या क्या हुए वो पूरा देख लेते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ था, डेटेड इन बेसिकली ब्रिटिश रूल के अंडर में, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेसिकली ऑन द April 1 of 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
हिल्टन यंग कमीशन एक्ट ऑफ 1934. ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड बैंक था एंड इट वॉज नेशनलाइज इन 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस बेसिकली. एंड प्री इंडिपेंडेंस में अगर हम बात करते हैं तो 1926 के टाइम पे रॉयल कमीशन आती है ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस में. एंड ऑल्सो इसको हम किस नाम से जानते हैं, आगे चल के हम इसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानी जाती है. ये कमीशन कौन सी आई थी? 1926 में रॉयल यंग कमीशन आई थी ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंसेस पे. एंड लेटर ऑन दिस कमीशन वॉज नोन एज दिस रॉयल कमीशन वॉज नोन एज हिल्टन यंग कमीशन एंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन सेंट्रल बैंक. इसने प्रपोज किया कि इंडियन सेंट्रल बैंक होना चाहिए. एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1934 एंड लेटर ऑन द RBI ऑपरेशन बिगेन ऑन 1 अप्रैल ऑफ 1935. इनिशियली RBI का जो हेडक्वार्टर था वो हमने ऊपर देखा कैलकाटा में था, नाउ कोलकाता बोलते हैं उसको, एंड बिफोर मूविंग टू मुंबई अभी इन 1937. तो इंडिया वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी टू स्टैब्लिश इट्स ओन बैंक. इंडिया पहली थी, वरना और भी जगह कॉलोनी थी ब्रिटेन की, बट वहाँ पर नहीं था, तो इंडिया में था. तो RBI वॉज ऑल्सो सर्व्ड, जो यहाँ पे था, ऑल्सो सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक टू बर्मा, म्यांमार एंड अंटिल 1947, मतलब अंटिल अप्रैल 1947. एंड पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक अंटिल 1948 तक. पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया था अंटिल 1948. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब हम इंडिपेंडेंट हमें मिल गया, हम आज़ाद हो गए, उस टाइम पे ओरिजिनली RBI क्या था? प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन था. हाउएवर अगर हम देखते हैं फ्यूचर जाते हैं पास्ट में, तो हम देखते हैं कि जनवरी 1 1949 अंडर द RBI बेसिकली रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप से एक्ट ऑफ 1948 से कहाँ से नेशनलाइज्ड बैंक बन जाता है यहाँ से. सोशियो फॉर किसके लिए? विद द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक गोल, सोशियो इकोनॉमिक गोल के साथ अलाइन करते हुए एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर. इनको करने के लिए हमने इसे नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया. और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलता है सेंट्रल बैंकिंग पैराडिज्म का. एज द RBI यहाँ पे एंटायरली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बन जाती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बनती है, बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन बन जाता है. एंड RBI फर्स्ट गवर्नर जो होते हैं वो तो ऑस्ट्रेलियन होते हैं, जो जिनका नाम है सर ओब्सबॉर्न आर्केल स्मिथ. एंड सर CD देशमुख वॉज द इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर. तो इंडिया के फर्स्ट RBI के जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं वो होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन, जिनका नाम है सर ओब्सबॉर्न आर्केल स्मिथ. आई थिंक इसको गूगल कर लेना एक बार. एंड सर CD देशमुख ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहते हैं. तो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने क्या देखा इसमें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो RBI होता है, तो RBI का बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग इंडियाज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एज वेल एज द गाइडिंग न्यूली फॉर्म नेशंस, और एक आगे चल के इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ऑल में विद द जैसे ग्लोबलाइजेशन आता है इंडिया में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आ गए 1990s में. फिर हमने देखा कि RBI अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज टू मीट द नीड्स ऑफ द लिबरलाइज इंडियन इकोनॉमी. और अभी जैसे डिजिटल इंडिया बूम पर है, तो वो सब उसके लिए RBI लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हमने RBI में देखी. तो RBI बैंक ऑफ इंडिया कैसा बन गया? नेशनलाइजेशन बन गया पूरा का पूरा. तो इसमें हमने पहले ये था प्राइवेट ओनरशिप एक्ट थी, इसमें ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 से गवर्नमेंट ने पूरा एक्वायर कर लिया. फिर इसके बाद मोनेटाइजेशन द नेशनलाइजेशन हो गया इसका 1949 में, 1 जनवरी 1949 में, तो कंप्लीटली स्टेट ओन एंटिटी बन गई. फिर हमने देखा पोस्ट नेशनलाइजेशन में देखा ऑफिशियली बिकेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फॉर कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बन गया. फिर इसके बाद में रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? व्हाट आर रिजर्व बैंक ऑब्जेक्टिव? ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इसके? मॉनेटरी स्टेबिलिटी. तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन गोल है टू मेंटेन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैनेज करेंसी, फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन सब को रेगुलेट करते हुए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एंड प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री. यह पहले ही बताया था. तो इसमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात बोलेंगे इट बेसिकली टू मेंटेन अ प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंश्योर करता है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स थ्रू अ वेरियस रिवर्सिव
रिजर्व मेथड, डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व मेथड्स होते हैं। तो इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू रेगुलेट व्हाट, सुपरवाइज एंड फाइनेंशियल सिस्टम टू एनहेंस स्टेबिलिटी एंड टू प्रोटेक्ट व्हाट, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। इंटरेस्ट, हम जितने भी डिपॉजिट, वी ऑल हैव सबमिटेड, वी ऑल हैव डिपॉजिट बेसिकली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो हमने वहाँ क्या किया हुआ, हमने वहाँ पे अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, तो वो क्या है, हम वी आर द डिपॉजिटर टू द बैंक। बैंक के लिए हम डिपॉजिटर है, उन्हीं मनी को वो क्या करता है, आगे रेगुलेट करता है। वो हमारे मनी क्या है, वहाँ पे बैंक में सेफ है ना, तो लाइक वो उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। करेंसी मैनेजमेंट में यहाँ जब बात करते हैं तो टू मैनेज बेसिकली करेंसी, यहाँ पे स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री में किस तरह से स्मूथली, वरना क्या होगा, एक बंदा आएगा, नहीं मुझे आज सारा कैश चाहिए, तो आरबीआई के नॉर्म्स है ना कि लाइक आप इतना बल्क में कैश नहीं ले सकते हो, कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली वैलिड रीजन देने पड़ेंगे क्यों चाहिए कैश। नॉर्मली 2 लाख से ऊपर अब तो विड्रॉ भी नहीं हो पाती इजिली, अगर आपको कैश भी चाहिए तो भी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच यू नीड टू आंसर। यस, ओके, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, वेट। तो करेंसी मैनेजमेंट में जब हमारा होता है तो बेसिकली यहाँ पे टू मैनेज द करेंसी, तो स्मूथ फंक्शनिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब हम बोलते हैं तो टू सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें गवर्नमेंट अपनी अपनी पॉलिसी लेके आती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे आरबीआई का भी रोल होता है। और रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे टू रेगुलेट सुपरवाइज फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे बैंकिंग सेक्टर को सुपरवाइज करता है, तो वो आरबीआई का ही रोल होता है। तो डेवलपमेंट रोल हम जब बात करें टू सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, नेशन के जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जहाँ पे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं कि हम डिजिटल मनी के जरिए, जैसे अभी ना इंक्लूसिव डेवलप, अभी बहुत सारी जगह ना हमारी कंट्री में ना काफ़ी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ना आसपास में दूर दूर तक कोई एटीएम भी नहीं है, बैंक ही नहीं है, भूल जाओ एटीएम, बैंक नहीं है दूर दूर तक। तो वहाँ पर आरबीआई अभी कैसे, मतलब आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के जरिए धीरे धीरे पहुँच रहा है। तो बेसिकली इसके ज़रिए किस तरह से उसने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के उसका प्लान है लॉन्ग टर्म के लिए। लेट्स सी कब तक हम अचीव करते हैं। अच्छी अप्रोच है, ठीक है। फिर ये जो हमने यहाँ देखा मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड ऑल, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं कि एक्ट जो होता है, जो एडमिनिस्टर किया गया था ऑफ द आरबीआई एक्ट जो हमारा था, तो एक्ट क्या क्या एडमिनिस्टर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, पब्लिक डेट अकाउंट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 आया था, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी आया, तो उसके बाद 1998। ये है हमारे बेसिकली आरबीआई ने जो अभी तक एडमिनिस्टर कर रहा है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में आई थी, फिर पेमेंट सेटलमेंट बैंक एक्ट 2007 में, एंड फैक्टरिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 2011 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी आया था 1999 में। तो आरबीआई का जो ब्रांच ऑफिस है, तो बेसिकली दिस इज लाइक करेंटली लोकेटेड इन सेंटर मुंबई में, एंड विच सर्व्स एज द हेडक्वार्टर house and the RBI governor, and from here यहाँ से entire organization is managed and major decisions are made from here। तो बेसिकली फाइनेंस कैपिटल हम बोलते हैं, तो बेसिकली दैट इज मुंबई, ठीक है। आरबीआई के जोनल ऑफिसेज हैं, कहाँ हैं, 4 जोनल ऑफिस है। पहला है वेस्ट मुंबई में, जो वेस्ट में पड़ता है, दिल्ली में नॉर्थ में, और चेन्नई में साउथ में, और वहीं हम कोलकाता में देखते हैं तो वो ईस्ट में है, ठीक है। तो आरबीआई के अभी तक 4 ही जोनल ऑफिसेज हैं, और आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज 22 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के। और दिस इज गुड फॉर योर, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई बी ग्रेड एग्ज़ाम होता है उसका, आरबीआई वैकेंसी निकालती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी जॉब है। तो दीज यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ 22 जो इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, मेनली लोकेटेड यहाँ पे स्टेट कैपिटल सिटीज़ में, स्टेट की कैपिटल सिटीज़ में लोकेटेड हैं। एंड दीज रीजन्स जो हैं ऑफिसेस आप बेसिकली हेल्प इम्प्लीमेंट आरबीआई की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का इनका मेन रोल होता है एट द लोकल लेवल, एंड कोऑर्डिनेट करता है बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, दे कीप ऑन कोऑर्डिनेटिंग। आरबीआई की जो अदर ऑफिसेज हैं, आरबीआई हैज़ अदर ऑफिसेज भी हैं उसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ में। दीज इंक्लूड लाइक डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल credit and the planning and training of the centers for the bank officials के लिए, and facilities to monitor special financial sectors को monitor करता है। स्पेशल बेसिकली आरबीआई का बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज अ बैंक ऑफ इंडिया,
क्या है, एक तरह से बैंक ऑफ इंडिया है जो ऑपरेट करता है गाइडेंस ऑफ 21 मेंबर्स, जहाँ पे होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए। 4 ईयर का टर्म पीरियड होता है। गवर्नर का जो आरबीआई गवर्नर होता है वो सिर्फ 4 साल के लिए होता है, एज पर द आरबीआई एक्ट। किसके अकॉर्डिंग, एज पर द आरबीआई एक्ट। और यहाँ की जो बोर्ड होता है ना, दिस इंक्लूड बोथ ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंश्योर करते हैं डाइवर्स एक्सपर्टाइज, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के डाइवर्स एक्सपर्टाइज होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स एंड रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली आरबीआई का जो है ये 21 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एज पर द एक्ट ऑफ द फॉर द 4 टर्म, उनका 4 ईयर का टर्म होता है बेसिकली। एंड द बोर्ड जो होता है ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं, एंड अप टू 4 डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 4 डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं, सच एज 10 नॉमिनीज होते हैं यहाँ पर फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कि कोई होता है कि डिफरेंट लोकल बोर्ड्स में से होता है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो ऐसे 10 डिफरेंट नॉमिनीज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्टिंग्विश फील्ड्स में से। तो लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई जो होता है, लोकल बोर्ड जो आरबीआई का होता है, ये रीजनल बोर्ड है जो इस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट जोग्राफिकल, क्योंकि हमारी कंट्री काफ़ी वास्ट है, जैसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न एरिया में डिफरेंट तरह के इश्यूज आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है द लोकल, ये किस तरह से बनाया, द लोकल बोर्ड का कॉम्प्राइज 4 डिस्टिंक्ट डायरेक्शन, जिसमें हमारी वेस्टर्न एरिया हो गई, ईस्टर्न एरिया हो गई, नदर्न एरिया हो गई एंड सदर्न एरिया हो गई। तो ये जोग्राफिकल बेसिस पे। एंड मेंबरशिप ऑफ ईच लोकल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर। ईच लोकल बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं 5 मेंबर्स होते हैं। जब हम इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं तो ईच लोकल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5 मेंबर्स के। 5 जो ये आपकी लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई होता है, इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स होते हैं, और अपॉइंटमेंट जो होता है लोकल बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको। एंड टर्म प्लान ऑफ ईच मेंबर यहाँ पर होता है फॉर अगेन 4 ईयर का टर्म प्लान होता है। तो आरबीआई के लिए हमारे लिए एक कीवर्ड हो जाता है बेसिकली कि ऑल ऑफ देम हैव अ 4 ईयर टर्म प्लान। ठीक है। और आरबीआई का गवर्नर जो होता है, ही इज द बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग व्हाट, ऑपरेशन, इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल को उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई का गवर्नर, ही इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड द आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय whom, government of India, or government India for a specific term like 4 year, and their maximum is 4 year। ठीक है। एंड अथॉरिटी इज ड्रिवन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ, कहाँ से उनको अथॉरिटी मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 90 एक्ट, जहाँ से, और द गवर्नर ऑल्सो रिप्रेजेंट, जो जैसे आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एज अ आरबीआई का, मतलब वो नेशनल एंड द इंटरनेशनल फोरम को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ही इज़ वेरी मच अकाउंटेबल किस चीज़ के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नेशन एज वेल एज इंटरनेशनल फोरम के लिए, और उसके बाद में फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी ही इज अकाउंटेबल। तो आरबीआई, करंट आरबीआई गवर्नर है आपके, आई थिंक बेसिकली करंट आरबीआई गवर्नर जो है हमारे हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने एज्यूम किया था ऑफिस लास्ट दिसंबर 11 2024 में। अभी 2025 इज गोइंग ऑन, एंड ही इज़ द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे 1990 के बैच से हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, मैं इस टाइम पैदा भी नहीं हुई। हाँ, इस ईयर में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी, तो मैं पैदा कैसे हो जाती। ओके, आगे हम आते हैं। ही इज़ फ्रॉम द राजस्थान कैडर। तो अगर आपने भी किसी ने आरबीआई गवर्नर बनना है आगे चल के, या यू हैव अ ऑप्शन। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द एक्ट, हमने बता दिए थे। इनिशिएटिव वी टोकन, व्हाट आर द इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय द आरबीआई। तो इसको ना एक बार पढ़ लेना, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर ऑल्सो। ये हमने नहीं किया है। व्हाट आर द इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय द आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इनॉग्रेट करते हैं यहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब में इन बेंगलुरु, एंड इट हैज़ बीन लाइक बेसिकली अ सेटअप सेक्शन ऑफ 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू क्रिएट व्हाट एन इकोसिस्टम दैट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एक्सेस to the financial service and product for the low income population in the country.
इट इज़ होली ओन्ड एंड सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। तो ये कैसी होली ओन्ड है एंड सब्सिडरी टू आरबीआई ऑफ द आरबीआई है। मोर रिसेंटली आरबीआई हैज़ पुट प्लेस ऑफ a mechanism to facilitate international trade in rupee with immediate effect as per broad framework। अगर हम देखते हैं for a cross border trade transaction in INR Indian rupee में basically under a foreign exchange management act of 95 में, and all exports and imports under this arrangement may be denomination and invoices जो हैं वो in rupee में है, and the exchange rate between the currencies of the two trading partners countries may be market determined। ये market determine होते हैं। How independently does the RBI function? तो RBI काफ़ी independently function करता है under the section 7 and the RBI Act। the central bank may from time to time give a such direction to the RBI as it may after the consultation of the governor of the bank and considering necessary for the public interest। Moreover, there is no legal act mandating a autonomy of the RBI। ऐसा कोई legal act नहीं है, but yet RBI has always been looked upon for an autonomous body। और उसके बाद में under its umbrella all commercial bank बी इट्स PSB बैंक हो या फिर प्राइवेटली बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक्स हो, सारे के सारे उसी के अंडर में आते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेस्टेड विद द पावर्स to formulate the monetary policy but also to monitor the functioning of all banks। सारे function like how the banks are performing, किस बैंक का NPA ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन सा बैंक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ना everything। तो overall they play a very crucial role and to pay its a role effective autonomy in its functioning in sine qua non for RBI। However, जो हम देखते हैं कि the independence of RBI has been challenged many times due to the continuous tug of war of wresting more power between bank and the government। The main reason हमारा रहता है यहाँ पे for these RBI failures to check for the growth of non-performing asset, जो मैं अभी पीछे बात कर रही थी NPA, इससे बात नहीं करता, देख नहीं पाता, चेक नहीं कर पाता। रिड्यूस लिक्विडिटी in the economy due to the tight monetary policy followed by RBI। तो यहाँ पे हमने आगे देखेंगे correction measures भी टेक किए जाते हैं, आराम से लेती है RBI to clean up the banking system which are not seen very positively by the government के द्वारा वो positive नहीं माने जाते हैं। and clash between a short term populist agenda of the government and the long term view for the price stability taken by RBI। रेगुलेशन जो हमारा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होता है RBI का इज अ स्टैट्यूटरीली एंड लिमिटेड अंडरटेकिंग है। द फुल स्कोप ऑफ एक्शन जो होता है अगेंस्ट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स है एंड सच एज द एसेट divestiture and replacement of management and a board license revocation resolution action such as merger or sale, all of which can does and deploy what effective in case of a प्राइवेट बैंक में। इरोजन हमारा स्टैट्यूटरी पावर, जहाँ पे सेंट्रल बैंक थ्रू द पीस मील legislative agenda it's a legislative amendment that directly or indirectly eat up the separation को eat up कर लेता है of the central bank from the government। तो इसके बाद में what are the important publication जो publish करती है RBI? financial stability report, monetary policy report and report on the financial report। तो मॉनेटरी अथॉरिटी हमने देख लिया था, जिसमें हमने किसकी बात करें, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन की बात करेंगे। मॉनेटरी अथॉरिटी में आरबीआई फॉर्मुलेट करती है, इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है बेसिकली इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को। एंड द प्राइमरी गोल होता है यहाँ पे किस चीज़ का मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइमरी गोल होता है? प्राइमरी गोल होता है टू मेंटेन अ प्राइस स्टेबिलिटी अक्रॉस इंडिया एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ फूस्टर होती है। एंड आरबीआई के डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे आपके मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ देख लेते हैं। एक सेकेंड जगह ले लेते हैं, हमारे पास थोड़ी जगह कम है यहाँ पे आज। ओके, आई थिंक इतनी काफ़ी है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या करती है, क्या है ये? बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन है आपकी। कैसे? रेपो रेट, और इस पे तो हर साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन होता है। रेपो रेट का एडजस्टमेंट करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन होता है।
जैसे कि अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आरबीआई एक पैरामीटर सेट करता है बैंक फॉर बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंश्योर करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए, जहाँ पे डिपॉजिटर किसको डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पे हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन देते हैं, सच एज आरबीआई की जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, सुना होगा नाम आपने सबने। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशनाइज बैंकिंग इनेबल कर दिया, जहाँ पे रियल टाइम सेंट्रलाइज ऑपरेशन होता है, सीमलेस फंड ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है, इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। तो मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से, तो आरबीआई का फेमा के अंडर हमने देखा था 1999 में आया था। आरबीआई का रोल होता है फैसिलिटेट किसका, एक्सटर्नल ट्रेड ऑन पेमेंट वाइल प्रमोटिंग क्या, ऑर्डिनरी डेवलपमेंट, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। जैसे अभी डॉलर का प्राइस हाई हो गया था, डॉलर एक्सपेंसिव था, तो उस टाइम पे आरबीआई ने अपने डॉलर सेल आउट किए। तो दैट इज़ व्हाट तो बेसिकली आरबीआई ने कंट्रोल किया अपनी रुपी की वैल्यू को, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था ना काफ़ी ज़्यादा। अब आरबीआई पब्लिश क्या क्या करती है ये भी देख लो एक बार। तो आरबीआई पब्लिश करती है, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक। यहाँ पे आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो आरबीआई की जो एक्सप्लेन करती है करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को और फ्यूचर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को बताती भी है, एंड हैंडबुक भी पब्लिश करती है ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे दिस पब्लिकेशन इंक्लूड करती है लॉन्ग टर्म डेटा और किस पे, वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हेल्प कर रहे हैं रिसर्चर्स में, पॉलिसी मेकर्स के लिए ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम में। जैसे अभी क्या डिजिटल पेमेंट काफ़ी फ्रेंडली हो गया है, तो इंडिया इज़ लाइक बिकमिंग अ वेरी गुड, लाइक काफ़ी यूज़ हो रहा है अभी इंडिया में डिजिटल पेमेंट का। इवन अ वेंडर इज़ ऑल्सो यूजिंग अ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। तो आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर्स वगैरह हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि आरबीआई जो है ये रेफ़र करता है कि जैसे कि डिडक्टिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ टोटल इनकम। तो सिंस आरबीआई क्या है, एक्सपेंसेस आर सिग्निफिकेंटली लोअर है देन इट्स रफली 1/7, तो रिमेनिंग अमाउंट इज टर्म्ड एज अ आरबीआई का सरप्लस होता है, क्योंकि आरबीआई का इतना खर्चा नहीं है। तो अ पोर्शन ऑफ द सरप्लस इज रिटेन्ड बाय द आरबीआई एज अ इक्विटी कैपिटल। वो उसको किस में रख देता है, इक्विटी कैपिटल में रख देता है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल में जब ये रखता है तो यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल में ये सरप्लस जो रखता है, बेसिकली अ पोर्शन ऑफ सरप्लस इज बीइंग मैनेज्ड इन द इक्विटी कैपिटल टू मेंटेन क्या, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एंड रेस्ट इज बीइंग ट्रांसफर टू कहाँ पे, रेस्ट वो सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। गवर्नमेंट के जो व्यू है ना, तो आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट बिलीव करती है कि आरबीआई शुड इंक्रीज द डिविडेंड paid to the arguing the reserve maintained by the RBI, like contingency fund में are much higher than the required for its credit stability, but ज़्यादा होती है। बट अब डेफिनेटली गवर्नमेंट है, सरकार को तो चाहिए ही ना कि ज़्यादा फंड हमारे पास आ जाए। सरकार देखो हमें नहीं छोड़ती है, आप और हमें नहीं छोड़ती, किसी इंस्टीट्यूशन को कैसे छोड़ेगी? तो वहाँ भी वो क्रिटिसाइज तो करेंगे, ठीक है, बट ठीक करता है अपना आरबीआई, अपने तरीके से चलता है, लेट इट बी, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, उसी को अपनी इंडिपेंडेंस भी है ना। तो देखो सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार का वही काम है कि क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो कोई अथॉरिटी है जो अच्छे से लाइक अपने फंड्स मैनेज करिए, बिकॉज आरबीआई क्या है, मनी है ना, पैसा है ना उसके पास में, तो उसे क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, सरकार से मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज सरकार के हित की उतनी बातें नहीं कर रहा है ना, वो कर रहा है पर उतनी नहीं कर रहा ही। दे वॉन्ट कि हमारे पास में कंटीजेंसी फंड में आप ज़्यादा फंड ना रखें, हमें दे दो सारा, पर उनको देने से बेटर, अगर गलती से कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ होती है, देन दे अगेन दिल गो विथ हुम, वापस जाएंगे सरकार के पास, आरबीआई के पास में, हो तुमने कुछ नहीं किया, तो उस टाइम पे वो दे वोंट बी एबल टू आंसर। तो इसीलिए ठीक है, वो अपना सेफ खेल रहे हैं, तो होना भी वही चाहिए। तो आरबीआई के व्यू है तो इट इज लाइक हायर, आरबीआई कॉशनरी मेजर लेके चलता है, हायर ट्रांसफर कुड रेज अ इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, एंड इट ऑल्सो नीड अ सरप्लस फंड टू मैनेज करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन के लिए, एंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वो हायर अपने पास में रिजर्व रख के चलता है। तो आरबीआई का सरप्लस
जो ट्रांसफ़र का उसका एडवांटेज है, तो आरबीआई जो सरप्लस ट्रांसफ़र करता है कि बूस्ट कर देता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, क्योंकि गवर्नमेंट क्या देखो गवर्नमेंट भी खुद ही नहीं खा रही है ना, दे ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन सम और दिस एंड दिस पॉलिसी एंड ऑल, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स। वरना देखो अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल ऑल्सो बोरो, गवर्नमेंट भी बोरो करेगी। तो क्रिएटिंग अ मोर स्पेस फॉर व्हाट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एंड एक्सेस एंड एडिशनली वी कैन से कि इट ऑल्सो सपोर्ट अ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड स्ट्रेंथनिंग क्या करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम में। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर का डिसएडवांटेज भी है, हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो यहाँ पे आरबीआई सरप्लस जो ट्रांसफर कर देता है ये वीकन कर देता है आरबीआई का फाइनेंशियल बफर, आरबीआई की जो बफरनेस है उसको वीकन कर देता है, इंडिपेंडेंसी को हैम्पर कर देता है, लिमिट भी कर देता है इट्स एबिलिटी टू मैनेज क्या फाइनेंशियल क्राइसिस को, क्योंकि अगर वो सरप्लस सारा ट्रांसफ़र करता रहेगा तो डेफिनेटली जिस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कभी आती है, फाइनेंशियल इश्यूज कुछ आते हैं लेटर ऑन, कुछ ट्रेजेडी होती है, तो ही वोंट बी एबल, आरबीआई एज अ आरबीआई वोंट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो एडिशनली इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फंड्स कैट कुड लीड टू इन्फ्लेशन, क्योंकि सरकार है, सरकार को क्या मतलब, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बॉडी कौन है, हमने आरबीआई बना रखी है, सरकार को क्या मतलब है तुम्हारे इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जाने दो, बिकॉज वो तो पॉलिसी बना रहे हैं ना, डेवलपमेंट करना है, वो उनको बस डेवलपमेंट करना है ना, बिकॉज अगली बार सरकार में चुन के भी तो आना है ना, तो वो भी तो चीज़ें हैं ना। तो फर्दर इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होता है पूरी तरह से हैम्पर हो सकती है, प्राइस हाई जा सकता है, इन्फ्लेशन हाई जा सकता है। तो इसकी वजह से तो आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक रोल क्या है, टू मेंटेन मार्केट कॉन्फिडेंस, मार्केट का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर है वो क्या है, डिसएडवांटेज है। एनीथिंग एल्स जो नेसेसरी हो मेंस के लिए, एक एनपी एक्ट वगैरह भी करा दूँ आज ही। नहीं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज इनफ, you'll be able to answer all these questions, discuss the significance of RBI monetary committee, monetary policy committee। आप बता दोगे एमपीसी को 6 मेंबर्स होते हैं, बताया था मैंने 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में, एंड आरबीआई इंक्लूडिंग अ गवर्नर, इसमें 3 एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज होते हैं। तो एक बार ना एमपीसी को ना गूगल करके पढ़ लेना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, अगर आप खुद से गूगल करोगे ना इस चीज़ को, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली हमें पता है, देखो 2016 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है, और 2016 से ये शिफ्ट हुआ था कब से, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे, ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे। तो ये हमारी इसकी जो मेन एजेंडा थे वो एक बार देख लेना, बिकॉज अगर आप कोई भी लाइक इसमें यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेटर आज ही फिनिश कर दो, तो दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन मेंस। और इसमें कुछ इतना आता नहीं है, ये रेगुलेशन बैंक ये अगेन, ठीक है। इसके बाद आरबीआई मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, तो कर लोगे आप। डिजिटल करेंसी, फिनटेक, इनोवेशन, आरबीआई फंक्शनिंग, आई थिंक ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। दिस मच इज फॉर योर आरबीआई। होप आपको करना क्या है, आपने ना ये क्वेश्चन पीवाईक्यू निकालने हैं, पीवाईक्यू निकाल के ना उनको आंसर करके देखना जो आपको पढ़ाया आज से उससे। इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।